दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू के दौरान कहा कि सबसे पहले हमें ये फैसला करना होगा कि तशद्दुद का इख्तियार किसके पास है, और फिर खुद ही इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तशद्दुद का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ रियासत के पास है। दोस्तों, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान का आज की वीडियो में हम तफसील से जायज़ा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रियासत या स्टेट क्या है, कदीम रियासत जदीद रियासत से किस तरह से मुख्तलिफ है, और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोनोपोली ऑन यूज़ ऑफ वायलेंस का कॉन्सेप्ट किस हद तक जायज़ और मुनसिफाना है। दोस्तों, 1933 में मुनक्कदा मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ में एक रियासत के वजूद के लिए 4 बुनियादी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक परमानेंट पॉपुलेशन या आबादी, एक डिफाइंड टेरिटरी या मखसूस खित्ता ज़मीन, एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट या हुकूमत, और चौथे नंबर पर कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स या सॉवरेनिटी है, जिसको हम इक़्तिदार आला के नाम से भी जानते हैं। थ्योरेटिकली इन 4 चीज़ों में से किसी एक भी चीज़ की गैर मौजूदगी स्टेट के वजूद की नफ़ी करती है। मिसाल के तौर पर, अगर एक पॉपुलेशन या आबादी मौजूद हो लेकिन उनके पास कोई डिफाइंड टेरिटरी या खित्ता ज़मीन मौजूद ना हो तो उसको रियासत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जैसे कि खालिस्तान का मुतालबा करने वाले सिख, जो कि कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और ख़ुद को खालिस्तान की रियासत के नाम से मंसूब करते हैं, उनके पास कोई खित्ता ज़मीन मौजूद नहीं है, इसलिए उसको स्टेट का नाम नहीं दिया जा सकता। इसी तरह अगर कहीं पर पॉपुलेशन और खित्ता ज़मीन मौजूद हो लेकिन वहाँ पर कोई निज़ाम हुकूमत कायम ना हो तो उसको भी स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसकी मिसाल फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में मिलती है। और फिर एक ऐसी मिसाल जहाँ पे परमानेंट पॉपुलेशन, इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट और डिफाइंड टेरिटरी मौजूद हो लेकिन सॉवरेनिटी मौजूद ना हो, तो ये भी जदीद रियासत के तकाज़ों पर पूरा उतर नहीं सकती। इसकी मिसाल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम ताइवान के नाम से भी जानते हैं, हमारे सामने मौजूद है, जहां पर सॉवरेनिटी मौजूद ना होने की वजह से इसको एक स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ताइवान अपने तमाम फैसले करने में आज़ाद नहीं है, बल्कि वन चाइना पॉलिसी के तहत मेनलैंड चाइना इस पर कंट्रोल हासिल किए हुए है। दोस्तों, आज के दौर में किसी भी रियासत को प्रैक्टिकली अपने दौर को मनवाने के लिए यूएन की रिकग्निशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई रियासत यूएन में अपने आप को रिकग्निशन के लिए पेश करती है तो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स को इसको तस्लीम करना होता है। इसके साथ साथ टोटल 15 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, जिनमें से 10 आर्जी और 5 मुस्तकिल मेंबर्स हैं, उनमें से 9 मेंबर्स का तस्लीम करना लाजमी होता है। सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बाद रियासत का ये मामला यूएन की जनरल असेंबली में पेश किया जाता है, जहां पर उसे 2/3 वोटों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, स्टेट या रियासत का जो तस्वर आज हमारे जहनों में मौजूद है वो कदीम कॉन्सेप्ट से काफ़ी मुख्तलिफ है। कदीम ज़माने में यूनान में सबसे पहले अरिस्टोटल और प्लेटो ने स्टेट के कॉन्सेप्ट को पेश किया। इस स्टेट या रियासत का बुनियादी मकसद महदूद पैमाने पर इंसान की फलाह व बहबूद था। आज के दौर में हमारे सामने जो स्टेट का कॉन्सेप्ट मौजूद है वो 17वीं सदी में 30 ईयर्स ऑफ वॉर के बाद यूरोप में उभरा। जब यूरोप के ममालिक आपस में लड़ कर तंग आ चुके थे तो 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की गई, जिसमें सरहदों का तयन किया गया और अपनी सरहदों को बढ़ाने की रेस को रोका गया। इसी से मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का क़याम अमल में आया। ताहम इन यूरोपियन ममालिक ने, जिनमें बरतानिया, फ्रांस और पुर्तगाल शामिल हैं, उन्होंने यूरोप के बाहर अफ्रीका और एशिया में मुख्तलिफ ममालिक को अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर यूरोप की सिविलाइज्ड नेशंस के डबल स्टैंडर्ड्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ एक तरफ उन्होंने यूरोप में अमन कायम करने के लिए 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की, तो वहीं उन्होंने अपने इक़्तिदार की हवस को जारी रखने के लिए अफ्रीका और एशिया में वही पुराने हरबे इस्तेमाल करते हुए वहाँ के खित्तों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इसी वजह से 1648 से लेकर दूसरी जंग अज़ीम 1945 तक के दौर को अमूमी तौर पर हम कॉलोनियल दौर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी कॉलोनियल दौर में आज की तारीख का सुपर पावर मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1585 से लेकर 1783 तक बरतानिया की कॉलोनी के तौर पर काम करता रहा, और तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो वाहिद मुल्क था जिसने बरतानिया से लड़कर आज़ादी हासिल की। दोस्तों, 20वीं सदी के आगाज़ तक यूरोप की इंपीरियल पावर्स, जिनमें बरतानिया,
स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस वगैरह शामिल थे, उन्होंने अपने नेशन स्टेट के नज़रियात को पूरी दुनिया तक फैला दिया। और पहली जंग अज़ीम के बाद पूरी दुनिया और स्पेशली एशिया और मशरिक़ वस्ता में कुछ ऐसी बाउंड्रीज ड्रॉ की गई जिनकी वजह से दुनिया के अमन पर आज बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, अब तक आप स्टेट या रियासत के वजूद की इखलाकी और कानूनी हैसियत और वक़्त के साथ इसके बदलते तस्वर से वाकिफ़ हो चुके होंगे। तो अब हम अपना फोकस वापस निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान की तरफ लेके जाते हैं, जहां पर उनका कहना था कि स्टेट हैज़ अ मोनोपोली ऑन यूज़ ऑफ फोर्स। तो दरअसल ये अल्फाज उनके अपने नहीं थे। ये नज़रिया आज से तकरीबन 100 साल पहले जर्मनी के सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने 1919 में पेश किया, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फ़ोर्स का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ रियासत का हक है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये वजाहत भी की कि फ़ोर्स का ये इस्तेमाल ना सिर्फ कानूनी होना चाहिए, बल्कि ये एक बाकायदा इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ऑफ जस्टिस के ज़रिए होना चाहिए। आज की इस बदलती दुनिया में यूज़ ऑफ फोर्स के साथ साथ अल्टरनेटिव मेथड्स टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक हकीकत है कि पहली और दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया में मसनूई और गैर मुनसिफाना सरहदें कायम की गईं। तो इस सूरत हाल में मोनोपोली ऑन यूज़ ऑफ वायलेंस का भयानक नतीजा इसराइल के फ़लस्तीन पर फोर्स के इस्तेमाल पर निकलता है, और साथ ही साथ मशरिक़ वस्ता में पूरा अमन जो दाव पर लगा हुआ है वो भी इसी गैर मुनसिफाना तकसीम का नतीजा है। क्योंकि मशरिक़ वस्ता में मौजूदा बहरान की एक बहुत बड़ी वजह 20वीं सदी में इंपीरियल पावर्स के अपने फ़ायदे के लिए इस खित्ते की तकसीम है। दोस्तों, इसके साथ ही ये बात भी अहम है कि जब भी यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट कोई नज़रिया पेश करते हैं तो इसके लिए उनके पास यूरोप का डेटा मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो किसी नतीजे पर पहुंच पाते हैं। मैक्स वेबर, जो कि जर्मनी में रहाइश पजीर था, आज से 100 साल पहले जब उसने मोनोपोली ऑन यूज़ ऑफ वायलेंस का नज़रिया पेश किया तो उसको ये कतई अंदाज़ा नहीं था कि आज से 100 साल बाद पाकिस्तान या अफ्रीका जैसे मुल्कों में हुक्मरानी करने वाले ग्रोह का अंदाज़ क्या होगा और इस मोनोपोली ऑन यूज़ ऑफ वायलेंस के कॉन्सेप्ट का क्या भयानक नतीजा निकलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।